कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, वे जलते रहते थे, उनसे भी आपने देखा होगा कितनी बदबू, उसके सामने उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए बहुत बदबू होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में प्रदेश भर से 16 लाख हेलोजन लाइट को हटा करके उसकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि पैसा हमने एक भी खर्च नहीं किया। हमने ईएसएल को ये जिम्मेदारी दी कि वह ये जितने भी हेलोजन हैं इनको हटा करके इनकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा ले और इसको 7 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वो ले। पैसा हम नहीं देंगे, एनर्जी में जितनी बचत होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको आप ले लीजिए। और वे सहमत हुए। उन्होंने सभी 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली हेलोजन हटा करके। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नगर निकायों में प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होती है इसके कारण। यानी जो पैसा हम केवल ऐसे वेस्ट कर दे रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जिसको हम ये मान करके चलते थे कि चाहे ये पैसा सरकार दे या बिजली कंपनियों पर इसका बोझ पड़े, और बिजली कंपनी कहां से देंगे, वो भी सरकार को ही उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। या आप एक ईमानदार करदाता को मजबूर कर देते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका शोषण कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज्यादा पैसा आप उससे वसूल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता था। आज कम से कम नगर निकाय इस 1000 करोड़ रुपए की का उपयोग, उसका सदुपयोग अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था। और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपके पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था साहब अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने बैठक की, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया, तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है, और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं, तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया
आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे, और ठीक है कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी और प्लास्टिक कूड़े से लोगों को मुक्ति मिली है। प्लास्टिक कूड़े से मुक्त मिली है तो मैं गोरखपुर सिटी में ही देखता हूं इस चीज को। 2017 के पहले 1 घंटे अगर बरसात पड़ती थी तो सिटी में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग होती थी। हमने 2017 में यहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। इसके बाद 18 में थोड़ा प्रयास हुआ, अच्छे परिणाम आए। 19 में और अच्छे परिणाम आए, और 2020 में हमने जब प्लास्टिक को पूरी तरह हम बैन कर चुके थे, उसको लागू कर चुके थे, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके थे। एक दिन की स्थिति है जब लगातार 12 घंटे तक बरसात पड़ती रही। संजोग था कि मैं भी उस दिन गोरखपुर में था, और जैसे ही बरसात बंद हुई मैं सिटी में निकला, मुझे कहीं भी वाटर लॉगिंग पूरी सिटी के अंदर नहीं मिला था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान भी हमें उस दिन मिल गया कि इसका कारक भी कोई बाहरी नहीं है, वह कारक भी हमारी स्वयं का लोभ है, जो हम प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसे फेंक देते हैं, वही उसका कारण बनता है, लोग तबाह होते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जो एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब करते थे। जिन कारकों को हम लोगों ने यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा एकला बंधे पर जो बायो रेमेडिएशन की पद्धति को अपना करके इन्होंने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की है। ऐसे ही एनजीटी गोरखपुर नगर निगम पे बराबर फाइन करता था, और फाइन एक इस बात को लेकर करता था कि यहां का पूरा ड्रेनेज राप्ती नदी में गिरता था। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा एसटीपी लगाएंगे, 110 करोड़ रुपए का ये लोग प्रस्ताव भेजे थे। तो मैंने कहा एक लगता है एक आदत हो चुकी थी लोगों की कि कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा क्या दहेज का पैसा है क्या कि आप लोग जाते हैं प्रस्ताव अपना भेजते हैं? कोई देसी पद्धति अपनाओ, और देसी पद्धति अपना करके लोगों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करो। और मुझे अच्छा लगा कि अभी वो और भी रिफाइंड हो सकता है जो पद्धति इन्होंने बनाई। हमने कहा भी पंजाब के अंदर अगर वहां पर एक संत के द्वारा एक पद्धति अपना करके एक नदी की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप भी देसी पद्धति पर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और पुराने समय में यह होता था कि जल की शुद्धि के लिए भी अलग अलग मानक तय कर दिए जाते थे। यहां ईंट होता है, हमने कहा ईंट का झावा लगाइए, मोटा जो बोल्डर होते हैं उसको रखिए, उसके बाद दूसरा लेयर उसका दीजिए, तीसरा मोटी गिट्टी का दीजिए, चौथा बालू का दे दीजिए। और नगर निगम ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? जो बीओडी लेवल, जो बीओडी पहले जो ड्रेनेज का था, वहां पर वाटर की जो क्वालिटी थी, जो बीओडी लेवल था 350 के आसपास था। लेकिन जब वही राप्ती नदी में इस प्रोसेस से जा रहा है तो वह 8 से 10 के बीच में अंत में चौथे स्टेज में उसको देख सकते हैं, क्लीन वाटर के रूप में आप उसको देख सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं, 110 करोड़ रुपए अगर ये लोग एसटीपी पे खर्च करते या वाटर ट्रीटमेंट पर खर्च करते, और प्रतिवर्ष भी उसका जो खर्चा आता है वो 10 करोड़ के आसपास जरूर आता है। और उसके उपरांत क्या स्थिति होती इनके लिए? न ये 10 करोड़ लोग खर्च कर पाते, न उसको एसटीपी को ही ये लोग चला पाते। परिणाम क्या था? अंततः नदी में वही सब कुछ होता है। एनजीटी को दिखाने के लिए एक नमूना जरूर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज की देसी पद्धति कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करके सालाना खर्चा इनका 4 से 5 लाख रुपए आता है।
और जल की शुद्धि के मानक को अलग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, उसमें और भी अच्छी गुंजाइश है करने की। और मुझे लगता है कि उसको समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का और एक सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखपुर एक अच्छी सिटी है, और अच्छी सिटी इसलिए कि अगल बगल पर्याप्त फॉरेस्ट है, हमारे पास लैंड पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के क्षेत्रों में भी है, झील है, जगह जगह झील है, रामगढ़ ताल इधर है, उधर चिलवा ताल है, महेसरा ताल है, रोहिन नदी है, राप्ती नदी है, इधर गोर्रा नाला और नदी भी है। पर्याप्त मात्रा में झीलें हैं, पर्याप्त मात्रा में यहां पर लैंड है और फॉरेस्ट भी है। काफी लैंड आपके पास ऐसी है जहां पर आप लोग सिटी फॉरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट को भी कुछ जगहों पर यहां पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और सिटी के उस सरप्लस लैंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्थिति में करने में सफल हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग अपने को एक मानक के अनुरूप ला सकते हैं। और अच्छे प्रयास सभी शहरों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर जो हमारे 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हम लोग ने स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना प्रारंभ किया है, इन सबके द्वारा किए गए प्रयास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। केवल पेड़ ही नहीं लगाए, केवल पेड़ ही नहीं लगाए हम लोगों ने, बल्कि पेड़ लगाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि वे पेड़ आगे बढ़े भी। और इसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, देहरादून को और छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इसके लिए थर्ड पार्टी के रूप में रखा, जो इन सब की मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने सरकारी विभागों से वृक्षारोपण करवाए थे, वह लगभग 70 से 75% तक वे जीवित हैं। और जो हम लोगों ने निजी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से किए थे, उनकी भी 65 से 70% वे जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देश के अंदर जिन राज्यों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, उन सब ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस दौरान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां तेजी के साथ आबादी भी बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए कार्य प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े कार्य हो रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट कवर का बढ़ना ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति देने वाला है। और हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए, हमारे स्तर पर भी उस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और एयर क्वालिटी को सुधारने, घर के चूल्हे का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग लकड़ी से या कोयले से भोजन बनाते थे, या गोईठे से, गोबर के गोईठे से, उससे भोजन बनाते थे। काफी कार्बन उत्सर्जन होता था, काफी धुआं निकलता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए। और कल हम लोगों ने 1,86,00,000 उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता थे, उनको फ्री में एक एक सिलेंडर उपलब्ध करवाने का